अस्सलाम वालेकुम। आज इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट का हमारा पहली क्लास आज हम लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स 2 इस सब्जेक्ट का नाम है और इसमें जो एसी मशीन्स हैं इलेक्ट्रिकल के वो हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स 1 में हाँ आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर्स में जो डीसी मशीन्स हैं, डीसी मोटर्स, जनरेटर्स, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा डीसी। और इस मशीन में हम मोस्टली जो एसी मोटर्स हैं, एसी अल्टरनेटर्स वगैरह, सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन मोटर, इन सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो आज के जो लेक्चर का पहला हमारा टॉपिक है वो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। इंडक्शन मोटर जैसा कि आप लोगों को नाम से जाहिर है, ये एक ऐसा मोटर है जो ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूटिलाइज होता है और उसके बेस पे वो जो प्राइमरी के फ्लक्स है वो सेकेंडरी के फ्लक्स के साथ, सेकेंडरी के टर्न्स के साथ लिंक होते हैं और उनमें वोल्टेज इंड्यूस होती है और सेकेंडरी का जो सर्किट है उसमें उन वोल्टेजेस के इंड्यूस होने से करंट फ्लो करने लगता है। बिल्कुल सेम यही उसूल जो है ये इंडक्शन मोटर में भी यूज़ होता है। इसकी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उनके फ्लक्स रोटर के वाइंडिंग्स या बार्स के साथ लिंक होते हैं और उनमें वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो एक फील्ड स्टेटर का होता है, एक उस इंड्यूस वोल्टेज के वजह से भी एक फील्ड डेवलप होता है। तो उन दोनों की इंटरेक्शन से एक फोर्स इस रोटर पे एक्ट करती है जो रोटर को घुमाती है। तो हम इस इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन को पहले देख लेते हैं कि इंडक्शन मोटर किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इंडक्शन मोटर के मेन पार्ट्स जो है वो रोटर है और स्टेटर है। स्टेटर जो है वो इसका स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको कहते हैं। तो स्टेटर हमारे पास जो मोटर का होता है उसमें लेमिनेटेड कोर होती है और उन लेमिनेशंस के अंदर जो स्टैंपिंग्स बनी होती हैं जो मिल के स्लॉट बनाती हैं, जिस तरह आप लोगों को यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहे हैं। ये स्टेटर स्टैंपिंग का वो एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं इनमें जो वाइंडिंग की वायर्स हैं उनको रखा जाता है। ये एक जो इसका लेयर है लेमिनेटेड कोर का, वो आप लोगों को दिखाया गया है। ये एक लेमिनेशन है। इस तरह के बहुत से लेमिनेशन मिलके इसका कोर बनाते हैं और ये जो स्लॉट्स बनी होती है ये भी मिला के इस तरह एक नाली सी बनाते हैं जिनमें इन वाइंडिंग के वायर्स को रखा जाता है। इधर आप लोगों को वाइंडिंग दिखाया गया है। ये जो अंदर नज़र आ रहा है यही जो स्टैंपिंग है इसकी लेमिनेशंस को जोड़ के ये जो कोर है ये बनाया हुआ है। तो हमारे पास जो स्टेटर का पहला पार्ट है वो ये लेमिनेशन होती है, इन लेमिनेशन से कोर बनता है। फिर दूसरा पार्ट इसका होता है थ्री फेज वाइंडिंग का। तो थ्री फेज वाइंडिंग की जो तारें होती हैं, जो वायर्स होती हैं, वो इन स्लॉट्स में रखी जाती हैं। तो यहाँ पे भी द स्टेटर carries a three phase winding and is fed from a three phase supply. It is wound for a definite number of poles. इसकी वाइंडिंग जो है वो इस फार्मूला के तहत की जाती है, n = 120 F/P। तो जितने नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें जितनी स्पीड चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इनके जो वाइंडिंग्स हैं उनके टर्न्स हम निकालेंगे।
तो स्टेटर को हम क्या करते हैं, इसको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं और 3 फेज करंट इसमें से फ्लो करने लगता है। तो जब 3 फेज करंट इसमें से फ्लो करने लगता है तो ये जो हमारे पास वाइंडिंग्स हैं इनमें फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, रोटेटिंग फील्ड को जन्म देते हैं। मतलब इसको रोटेटिंग फील्ड इन फ्लक्स से प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इसी लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये सिंक्रोनस स्पीड पर जो है वो रिवॉल्व करती है, सिंक्रोनस स्पीड पे घूमती है। यही जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स हैं ये फिर रोटर के जो बार्स होते हैं या वाइंडिंग्स होती हैं उनमें फ्लक्स उनके साथ लिंक होते हैं और उनमें ईएमएफ इंड्यूस करवाती हैं, जिसकी वजह से रोटर घूमता है। तो ये था हमारे पास स्टेटर का पार्ट। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये स्टेटर फ्रेम है और ये अंदर जो इसके डला हुआ है ये स्टेटर कोर है, और इसमें जो तारें नज़र आ रही है ये वाइंडिंग की जो तारें हैं, ये वेंटिलाइजिंग डक्ट्स जो हमारे पास इसकी कूलिंग के लिए यहाँ पे ये वेंटिलेशन प्रोसेस के लिए छोड़ी हुई है। और ये टर्मिनल बॉक्स है जिसके ज़रिए हम इसको जो सप्लाई है वो देते हैं, 3 फेज सप्लाई। और ये इस कोर का जो है एक लेमिनेशन आप लोगों को दिखाया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इंडक्शन मोटर का रोटर है। रोटर 2 तरह के यूज़ होते हैं इंडक्शन मोटर में, एक स्क्विरल केज है, दूसरा फेज वाउंड रोटर होता है या सिंपली उसको वाउंड रोटर भी कहते हैं। तो जो रोटर के बेस पे ही इन मोटरों का नाम रखा जाता है। जो स्क्विरल केज रोटर जिन मोटर्स में यूज़ होता है उनको हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स कहते हैं, और जिनमें वाउंड रोटर यूज़ होता है उनको वाउंड मोटर कहते हैं, वाउंड इंडक्शन मोटर उनको कहा जाता है। तो रोटर का जो कोर है वो भी हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और लेमिनेटेड होता है। और इसमें भी जिस तरह स्टेटर में स्लॉट्स होती हैं, इसमें भी हमारे पास जो कोर है इनके दरमियान स्लॉट्स होती हैं, और इन स्लॉट्स में जो स्क्विरल केज रोटर है उसमें इन स्लॉट्स में बार्स रखी होती हैं। जो वाउंड रोटर होता है उसको हम देखेंगे उसमें क्या रखते हैं, उसमें वाइंडिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्क्विरल केज है उसमें इन स्लॉट्स में बार्स रखे जाते हैं। इन बार्स को फिर जो इनके जो एंड्स है दोनों तरफ से, इनको शॉर्ट सर्किटिंग एंड रिंग्स या शॉर्ट सर्किटिंग रिंग्स की मदद से इन सारे बार्स को शॉर्ट कर दिया जाता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये शाफ्ट पे इस रोटर को माउंट किया गया है, और ये जो कंडक्टिंग बार्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है, जो तिरछी लाइनें हैं ये दरअसल में वो बार्स हैं, और ये हमारे पास जो लेमिनेटेड कोर है जिनके अंदर स्लॉट्स बनी होती है। तो ये हमारे पास एक स्क्विरल केज रोटर की कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे अब अगर आप लोग देखें तो ये जो बार्स हैं ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है इस शाफ्ट के, बल्कि ये एक तिरछे हुए अंदाज में, जिसको स्क्यू भी कहा जाता है, स्क्यू मैनर में इसको रखा जाता है। अब इस स्क्यूइंग के कुछ एडवांटेजेस हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये एडवांटेजेस क्या हैं, हमिंग इज रिड्यूस दैट इंश्योर्स क्वाइट रनिंग। इसमें जो शोर आता है, हमिंग आती है, मोटर जब रन करता है तो साउंड नहीं आता, इस स्क्यूइंग की वजह से हमिंग इससे रिड्यूस हो जाती है। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो क्या है, एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द रोटर स्मूथ सफिशिएंट टॉर्क इज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे ये अगर पैरेलल होते तो हो सकता है कुछ पोजीशंस पे जो रोटर था वो स्टार्ट होने में वो प्रॉब्लम करता, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क उसको सफिशिएंट नहीं मिलती। लेकिन इसकी जो तिरछेपन से इसकी
जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने में मदद मिलती है और स्मूथली ये सफिशेंट टॉर्क के साथ स्टार्ट होता है। इसी तरह जो मैग्नेटिक लॉकिंग है उसको रिड्यूस करता है। स्टेटर और रोटर अगर मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं तो फिर रोटर हमारे पास रन नहीं करता, वो स्टेटर के साथ लॉक हो जाता है, तो वो फिर हमारे पास रोटर स्टिल कंडीशन में आ जाता है, तो उसको ये स्कीविंग जो है ये कम करता है। जो लास्ट एडवांटेज है, इट इंक्रीजेज द रोटर रेजिस्टेंस ड्यू टू इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ द रोटर बार कंडक्टर्स। अब यहाँ पे ये चूंकि शॉर्ट कर दिए जाते हैं ये सारे बार्स, इसके रिंग्स, इन रिंग्स की वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग रिंग्स की वजह से इनके एंड्स को शॉर्ट कर दिया जाता है, तो ये इम्पॉसिबल है कि इन बार्स के साथ हम एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस जो है वो जोड़ें। तो इन बार की अपनी लेंथ की वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इस वजह से स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा मिलता है। अब आते हैं फेज वाउंड रोटर या वाउंड रोटर की तरफ। तो जो जिन मोटरों में ये यूज़ होता है वाउंड रोटर, उसको वाउंड इंडक्शन मोटर कहा जाता है। ये भी हमारे पास एक सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड कोर से बना होता है और उनमें स्लॉट्स होती हैं, लेकिन इन स्लॉट्स में बार्स की जगह जो वाइंडिंग्स की तारें हैं वो रखी जाती हैं। जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये जो स्लॉट्स हैं इनमें ये वाइंडिंग रखी हुई है। तो स्क्वेयर केज में बार्स होती हैं और यहाँ पे वाइंडिंग्स इनमें रखी जाती हैं। इसी तरह इन वाइंडिंग्स के एंड्स को हम शॉर्ट नहीं करते, बल्कि इनसे 3 तारें निकलती हैं जिनको 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। अब इनको 3 फेज सप्लाई के साथ किस तरह हम जोड़ते हैं, ये हम इनके ये जो स्लिप रिंग्स हैं इनके ज़रिए और कार्बन ब्रशेस के ज़रिए हम इनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इनके साथ जोड़ सकते हैं और इनको शॉर्ट करके मोटर स्मूथली रन भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वाउंड रोटर की कंस्ट्रक्शन है। अब जो the open ends of the rotor winding are brought out and joined to 3 insulated slip rings mounted on the rotor shaft with one brush resting on each slip ring। ये जो वाइंडिंग की 3 तारें होती हैं वो इन स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं और इन स्लिप रिंग्स के साथ जो एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हम कार्बन ब्रश को यूज़ करते हैं, कार्बन ब्रशेस को, हर एक स्लिप रिंग के साथ एक ब्रश लगी होती है जो इनको सप्लाई के साथ जोड़ती है। अब जैसे ही हम इनको सप्लाई देते हैं तो स्टार्टिंग में इनके साथ कुछ रेजिस्टेंस, एडिशनल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं ताकि स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा मिले और रोटर स्मूथली जो है वो स्टार्ट हो सके। तो वो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये आप लोगों को वो स्लिप रिंग नज़र आ रही हैं और इनके साथ ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कार्बन ब्रशेस हैं। इन कार्बन ब्रशेस को यहाँ पे एक्सटर्नल रियोस्टेट के साथ जोड़ा गया है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंसेस हैं। तो हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस शुरू में हम इनकी वैल्यू कुछ नॉमिनल वैल्यू रखते हैं, हाई वैल्यू रखते हैं ताकि हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिले और रोटर घूमना शुरू करें। अगर ये रेजिस्टेंस शुरू में हम ना लगाएं तो वाउंड रोटर जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये शुरू में ज़्यादा रेजिस्टेंस देते हैं और रोटर जब नॉर्मल स्पीड पे पहुंच जाता है तो हम ग्रेजुअली इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं, तो ये स्लिप रिंग्स जो है ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जो रोटर है उसको स्टार्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, किस तरह जोड़ते हैं, वो हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब आते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। हमने शुरू में कहा कि स्टेटर में जो
फील्ड प्रोड्यूस होती है वो रोटेटिंग होती है, सिंक्रोनस स्पीड पे वो रोटेट करती है। तो वो फील्ड किस तरह रोटेट करती है, किस तरह वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसमें जो फ्लक्स की वैल्यू होती है हर इंस्टेंट पे वो क्या होती है, इसको हम इन फेजर्स और मैथमेटिकली अब देखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ये स्टेटर की जो डायग्राम है ये दिखाया गया है। इनके 3 फेजेस हैं, ये Z है और ये Z प्राइम है। इसी तरह ये Y है, ये Y प्राइम है और ये X है और ये X प्राइम है। तो इन 3 फेजेस को हमने 3 फेज सप्लाई को के साथ जोड़ा हुआ है। तो X में से जो करंट गुजर रहा है वो हमारे पास IX गुजर रहा है। इसी तरह Y को हमने जिस सप्लाई के साथ जोड़ा है, जिस फेज के साथ, उसमें IY फ्लो कर रहा है और जो Z है उसमें IZ फ्लो कर रहा है। इन तीनों का जो रिलेशनशिप है, इन तीनों की वजह से, करंट्स की वजह से, इन जो वाइंडिंग्स हैं इनमें, स्टेटर वाइंडिंग्स हैं इनमें फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। तो वो फ्लक्स बिल्कुल प्रोपोर्शनल होती है इन करंट्स के। अब ये इन तीनों करंट का जो रिलेशन है वो इन फ्लक्स का भी है। ये तीनों जो 3 फेज करंट्स हैं ये 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में, तो फ्लक्स भी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं। तो अगर x को हम रेफरेंस ले लें, मतलब x हमारे पास 0 पे है, तो उस वक़्त क्या कंडीशन होगी कि जो हमारे पास y वाली है, फाई y, वो हमारे पास क्या होगी, -120 डिग्री पे होगी। मतलब ये इससे 120 डिग्री पीछे होगी x वाले से। और ये जो z है ये हमारे पास क्या है, 240 डिग्री पीछे होगी x से। अब देखते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते हैं। तो एट इंस्टेंट 1 अगर हम ले लें, इस डायग्राम में आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है, तो ये जो डायग्राम है इसमें ये जो इंस्टेंट 1 है, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, इसको हम इंस्टेंट 1, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो x है ये 0 डिग्री पे है। तो हम ओमेगा, इस इंस्टेंट 1 का ओमेगा t क्या है, ये 0 है। यहाँ पे ओमेगा क्या है, यहाँ पे 180 है। यहाँ पे ये जो 4 की लाइन बन रही है ये 90 है। तो हमारे पास जो ओमेगा t इज इक्वल टू 0 पे हम देखें, तो ये ओमेगा t इज इक्वल टू 0 हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो ये फाई x में अगर हम ओमेगा t 0 पुट करेंगे तो साइन अगर 0 का ले लें तो वो 0 आता है। तो फाई x हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब फाई y वाले इक्वेशन में अगर हम ओमेगा t की वैल्यू 0 पुट करें तो साइन -120 रह जाएगा, जो कि हमारे पास -√3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फाई z जो है इसमें हम 0 पुट करें तो ये -240 साइन ऑफ फाई m साइन ऑफ -240 के इक्वल आएगा। तो इसकी अगर मैथमेटिकल वैल्यू हम निकाले, कैलकुलेट करें, तो ये √3 डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव साइन के साथ, और ये फाई m आ गया। अब फेजर डायग्राम की तरफ आते हैं, इसका हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट जो होगा, जो फेजर रिजल्टेंट फ्लक्स जो होंगे वो इन तीनों फेजेस, इन तीनों फ्लक्सेस के फेजर सम के बराबर होंगे। अब हमारे पास जो x है वो तो हमें पता है, फाई x 0 है इंस्टेंट 1 पे। तो जो हमारे पास रह जाते हैं फाई y और फाई z। अब फाई y को अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये हमारे पास जो फाई y है ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव वेक्टर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, ये जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और फाई z की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो पॉजिटिव है। तो फाई z को हमने एज इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है, इसको एज इट इज। अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो फेजर सम होगा वो हमारे पास फाई r यानी रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा।
तो ये हमारे पास इन दोनों का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनता है। इस वेक्टर को हम पैरेलल इधर ड्रॉ करते हैं, इस वेक्टर को हम इधर ड्रॉ करते हैं, तो इनका जो डायगोनल बनता है वो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट आता है। तो ये हमारे पास फाई आर रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू हम इस वेक्टर को कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब इस वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे तो आप लोगों को सिंपली इक्वेशन में लिखा गया है कि फाई आर इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 2 फाई एम कॉज ऑफ 60/2। तो ये किस तरह आया है, ये इस डायग्राम से आप लोगों को समझ आएगी। अब हमने ये जो फाई आर है इसको कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रॉ कर दी। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन गई, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। इनमें से हम किसी भी ट्राइंगल को यूज करके इसकी जो हाफ वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये जो बेस बन रहा है ये क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। अगर बेस हमारे पास क्या होता है, कॉज में आता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर इसको हम x कह लें तो x डिवाइडेड बाई फाई जेड इज इक्वल टू कॉज ऑफ फाई। अब कॉज ऑफ थीटा हमारे पास क्या है, 30 है, तो 60/2 या 30 लिख देते हैं। तो फाई जेड की वैल्यू हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2 फाई एम है। तो इस एक की वैल्यू हमारे पास, ये जो हाफ पोर्शन है फाई आर का, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, √3 डिवाइडेड बाई 2 फाई एम कॉज ऑफ 30। ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम इसको सॉल्व करें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए, तो इस हाफ वाले फाई आर की वैल्यू हमारे पास फाई √3 डिवाइडेड बाई 2 फाई एम कॉज ऑफ 30 आता है। अब हमने पूरे फाई आर को निकालना है, तो ये हमने हाफ का निकाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरे फाई आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे फाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 फाई एम कॉज ऑफ 60/2 या 30। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें जो वैल्यू मिलती है कि जो मैक्सिमम फ्लक्स होते हैं वो 1.5 इसका 1.5 टाइम्स रिजल्टेंट फ्लक्स आता है। तो ये इंस्टेंट 1 पे हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, रिजल्टेंट फील्ड है, वो यहाँ पे है। अब इंस्टेंट 2 पे हम देखेंगे तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो रोटेट करेगा, वो या इस डायरेक्शन में आएगा या इस डायरेक्शन में आएगा। अब हम चलते हैं इंस्टेंट 2 पे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आई है, 1.55 एम आई है। तो ये हर जगह पे, हर इंस्टेंट पे 1.55 एम ही रहेगी, लेकिन ये सिर्फ रोटेट करेगी। यहाँ पे इंस्टेंट 2 पे देख लेते हैं। इंस्टेंट 2 पे हमारे पास क्या है, ये वाला इंस्टेंट है। इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ओमेगा टी एक्सिस है, इसमें अगर आप देखें तो इंस्टेंट 2 हमारे पास 30 डिग्री पे आ रहा है, तो इस पे ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब ये वाली वैल्यू अगर हम पीछे वाले इस इक्वेशन में पुट करें, ओमेगा टी की जगह अब हम 30 पुट करने जा रहे हैं, तो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे 30 हो जाएगी, साइन ऑफ 30। यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो -90 हो जाएगा, ये यहाँ पे 30 पुट करेंगे तो -210 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो ये साइन ऑफ 30, इसकी वैल्यू यहाँ पे इन्होंने निकाली है। ये जो दूसरा फाई वाई है इसमें -90 आ गया, क्योंकि ओमेगा टी को हमने 30 पुट किया और साथ -120 था, तो इससे 90 आ गया। ये -5m आता है। अब हमारे पास फाई जेड की वैल्यू साइन ऑफ -210 आती है, जो कि 5m डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आती है। अब यहाँ पे तीनों फेजेस हमारे पास आ गए, लेकिन y का जो फेज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, बाकी दोनों पॉजिटिव में है। तो ये दोनों हम पॉजिटिव लेंगे, फाई x और फाई z का, और y का हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो अगर ये दोनों फाई m डिवाइडेड बाई 2 पे हैं,
तो y इनका डबल हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का डबल है। ये हाफ फाई एम है तो y की वैल्यू हमारे पास फाई एम है, तो इसका जो वेक्टर होगा वो इन दोनों के वेक्टर्स का डबल होगा। तो इसको थोड़ा लंबा करके y के वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाई x और फाई z का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो उसको हम फाई r प्राइम कहते हैं। तो फाई r प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय फाई m बाई 2 कॉज ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 2 या कॉज ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 2। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पिछले स्टेप में ये निकाला था, वो ट्राइग्नोमेट्री से, फिथागोरस थ्योरम से ये निकल आता है। तो फाई r प्राइम जो है वो ये जो छोटा सा वेक्टर नज़र आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, फाई m बाई 2, हाफ फाई m के इक्वल आ रहा है। अब ये वाला जो वेक्टर है ये y के डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को सीधा हम सिर्फ सम अप कर देंगे तो हमारे पास जो पूरा रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा। तो ये जो फाई r है ये दरअसल क्या है, फाई r प्राइम और माइनस फाई y के फेजर सम के इक्वल है। तो इन दोनों को हमने एड अप किया, फाई m प्लस फाई m डिवाइडेड बाई 2, तो 1.5 m इसकी वैल्यू आ गई। तो आप लोगों ने देखा कि इंस्टेंट 2 पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1.5 m, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू वही 1.5 m ही आ रही है। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या आया है, पहले हमारे पास पिछले केस में हमारे पास अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये इस पोजीशन पे था रिजल्टेंट फ्लक्स। अब अगर आप लोग देखें तो ये इस पोजीशन से यहाँ से रोटेट करके इधर आ गया। इसी तरह अगर हम इंस्टेंट 3 पे देखें तो इसकी वैल्यू वही 1.55 m ही आती है, और इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल जो इंस्टेंट 1 पे हमने कैलकुलेशन की थी बिल्कुल उसी तरह आ रही है। एक 0 है और एक की वैल्यू प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 फाई m है, और दूसरे की वैल्यू माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 फाई m है। तो इनको उसी तरह हमने फेजर सम करना है जिस तरह हमने इंस्टेंट 1 पे किया था। तो वैल्यू वही 1.55 m ही आएगी, लेकिन यहाँ से पहले इधर था इंस्टेंट 1 पे, फिर इधर आ गया, अब इधर आ गया, ये रोटेट कर रहा है। रिजल्टेंट फ्लक्स हमारे पास क्या है, रोटेट कर रहा है। इसी तरह अगर हम इंस्टेंट 4 पे देखें तो इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल इंस्टेंट 2 की तरह है। फाई m आ रहा है, x की वैल्यू एक नेगेटिव फाई m बाई 2 और एक पॉजिटिव फाई m बाई 2, बल्कि दोनों नेगेटिव आ रही हैं। तो इनकी कैलकुलेशंस जो है वो बिल्कुल उसी तरह होंगी जिस तरह स्टेप 2 में हमने किया था इंस्टेंट 2 पे। तो इसकी वैल्यू फिर भी वही आएगी 1.55 m, लेकिन अब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ये इस डायरेक्शन में आ गया। तो ये 4 इंस्टेंट जो हमने की हैं ये 0 to 90 डिग्री आए हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो भी रोटेट करके 0 to 90 आया। इसी तरह ये कंटिन्यू करता जाएगा और ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रिवॉल्व करते जाएंगे। तो हमारे पास जो स्टेटर की वाइंडिंग है उनमें हमारे पास क्या है, ये जो फील्ड है ये रोटेट कर रहा है। इधर देखें ये फील्ड इस तरह है, फिर इसमें देखें थोड़ा सा रोटेट हुआ है, इसमें देखें फिर इधर आ गया है। तो ये हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, वो रोटेट कर रही है। स्टेटर फिक्स है, इसकी वाइंडिंग भी फिक्स है, वो रोटेट नहीं हो रही, सिर्फ इसका जो फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ हमारे पास रोटेट कर रहा है। तो अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आए तो जब हम 3 फेज सप्लाई स्टेटर को प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह इस स्टेटर के डायग्राम में दिखाया गया है, इसको हमने 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ा है। अब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको FM से डिनोट किया गया है। ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन FM की डायरेक्शन में है। अब ये वाली जो
स्टेटर की फील्ड है ये जो एफ एम से डिनोटेड है, लेट सपोज हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या रोटेशन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड है, वो ओमेगा एस है। तो ये इस स्पीड के साथ हमारे पास या सिंक्रोनस स्पीड के साथ हमारे पास है ये इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेट सपोज घूम रही है स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये रोटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो रोटर के कंडक्टर्स हैं उनके साथ ये लिंक करेगी और इन कंडक्टर्स में ये जो वाउंड रोटर है इसके कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये वाली जो कंडक्टर्स हैं ये चूंकि शॉर्ट सर्किट होते हैं, शुरू में रेजिस्टेंस होता है फिर शॉर्ट सर्किट होता है। अगर स्क्वेरल केज है तो ये शुरू से ही शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। तो इन कंडक्टर में एक करंट फ्लो करने लगता है जिसके नतीजे में इनका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसको हमने एफ आर का नाम दिया। ये जो एफ आर है, अब ये जो एफ आर है ये अपने आप को इस एफ एम के साथ, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की है, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी और ये भी इसी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। इसी अलाइनमेंट करने की कोशिश की वजह से इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है जिसकी वजह से ये स्टेटर की डायरेक्शन में घूमने लगता है और ये रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह ये रोटर जो है इस स्पीड को फॉलो करते हुए इस स्पीड से थोड़ी कम स्पीड पे ये स्पीड जो है ये रोटर जो है वो घूम रहा होता है और मोटर हमारे पास स्टार्ट हो जाता है।